नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानेंगे एक ऐसी कंपनी को जिस पे हमने पहले भी स्टडी किया था। इसको न्यू नहीं कहते हैं, हम इसको रिवीजन कहते हैं। और कंपनी का नाम है ओम इंफ्रा। कंपनी का कामकाज तो देखने को मिला टर्नकी और हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर के इनका कामकाज है, कंस्ट्रक्शन का कामकाज है। और इसमें एक्सपर्ट कहलाती है कंपनी। एक्सपर्ट के बाद मार्केट की कैप करीब 1600 करोड़ का है, बहुत ज़्यादा नहीं है फिलहाल। छोटी सी कंपनी की लिस्ट में आती है। फिलहाल ये मेन बोर्ड में बीएसई और एनएसई पर लिस्टेड है और प्राइस भी इसमें कई बार हमने देखा कि चलती और गिरती रहती है। लेकिन उसके पड़ाव कुछ समझने की प्रयास करेंगे कि आखिर इनके पहलू क्या कहती है और इसका जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर के वो किस अकॉर्डिंगली चलती नजर आती है। चलिए जानने के प्रयास करेंगे ओम इंफ्रा लिमिटेड को लेकर के। जहाँ पे कहती है इनके पास जो बिजनेस मॉडल है उस बिजनेस मॉडल में कहती है जो हमारे पास इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस मॉडल, जहाँ पे इंजीनियर्स का, रियल एस्टेट्स का कारोबार, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर कारोबार। इसके अलावा इनके प्रोजेक्ट जो फिलहाल चलती हैं उसमें कहा कि हमारे पास इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, रियल एस्टेट्स, पैलेसेस, प्लेसियास का प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट। इनके पास कुछ ऐसे डेटा कहती है जिसमें कंपनी को लेकर क्या बराबर चीज़ें निकल के आती है। चला फिलहाल हम समझने की प्रयास करेंगे जो भी कारोबार करती है ये कंपनी, उससे कितने फायदे कितने नुकसान बनती है और मार्केट के रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग कैसे चलती नजर आती है, क्या ग्रोथ लेवल बनाती है और आज के टाइम के क्या एक्सपेक्टेशन किया जाता है। यहाँ पे बुक वैल्यू है 75 का, इंटरेंसिक वैल्यू कहते हैं 132 का और प्राइस जो है वो 170 के आसपास, जबकि हायर टू हायर 228 तक की ऊंचाई पे पहुंची थी। लोअर की बात करें तो 100 रुपये से नीचे का बॉटम बनाया था। और सवाल आता है कि फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 220% ही इंक्रीज किया है। अब एक सवाल आती है कि जो बाकी इसी सेक्टर की जो कंपनियां हैं उसका रेशियोज कहता है पी का 36 का डिमांड कहते हैं, तो यहाँ पे नियर अबाउट द सेम डिमांड की बात करती है। क्या लगता है कि ये दोनों आपस में एक ही है या कुछ अलग अलग की बात करती है? और ऐसा यदि पीएस में कुछ और भी कहते हैं तो उसमें ढेर सारी कंपनी, लार्सन टोब्रोस, टेक्नोजेनिक्स, स्टारलिंग विल्सन, रिलायंस इंफ्रा जैसे कंपनी भी शामिल है। यहाँ पे एवरेज कहता है वहाँ और एवरेज के आसपास अभी है, मतलब मार्केट में अभी डिमांड जितना है वो सब की कंपनियों में नहीं है, अबाउट एवरेज यही क्या लगता है यहाँ से डिमांड इसकी बढ़ने वाली है? इसके प्रति कुछ चीज़ों को समझेंगे फिर हम इसको कंक्लूजन की तरफ चलेंगे जो क्या इसकी प्राइस आने वाले समय में 300 से लेकर के 360 तक की टच कर पाएगी। ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है, या ऐसा तो नहीं कि यहाँ से लुढ़क के दोबारा 100 रुपये पे आ जाए। इन सभी एस्पेक्ट की थोड़ा सा पार्ट समझते हैं, जहाँ फंडामेंटल में आरओसी और आरओवी 6% से 12% की उछाल करती है और प्रमोटर्स की होल्डिंग 67% की है। अर्निंग पर शेयर की बात किया जाए तो करीब करीब 400% से ज़्यादा 470% की अर्निंग करती है। डेट्स को लेकर, कर्ज को लेकर देखा है तो 0.13 और जो सेल्स हिट करने वाली चीज़ों को लेकर देखा है तो 1.39 का आंकड़ा दिलाती है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी के लिए रहा है, तो इनके लिए जो समरी डेटा है वो कुछ तो उनको सपोर्ट देती है और कुछ में हमें रिकंसिलिएशन की पार्ट को समझना पड़ेगा। इसलिए हमने सीधा नाम दिया इसको R2R, जिसमें हम फंडामेंटल टू टेक्निकल ट्रेंड को आपस में रिकंसाइल करेंगे, जिसमें रिस्क टू रिकंसिलिएशन, रिस्क टू रिवार्ड एंड रिस्क टू रिटर्न की एक्सपेक्टेशन किया जाता है। फिलहाल हम रिस्क टू रिकंसिलिएशन की तरफ चलते हैं और ये समझा जाए कंपनी को लेकर के, तो हम यहाँ पे देख पाए फंडामेंटल की फाइनेंशियल सिचुएशन कहती है जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपनी ट्रेंडिंग व्यू में चल रही थी, लेकिन जून में आकर की बड़ी लंबी गिरावट हो गई। और लेकिन कंपेरिजन टू द यहाँ से करके देखें तो वो भी गिरावट थी, यहाँ से भी गिरावट देखने को मिला। जहाँ गिरावट के बाद भी, सेल्स में गिरावट के बाद भी 38% के आसपास की नेट प्रॉफिट मार्जिन बनाती है। कई सारे सवाल होते हैं, क्या स्टॉक को सेल्स के बेसिस पे देखना चाहिए, प्रॉफिट के बेसिस पे देखना चाहिए, या इनकी लॉन्स और जो करंट है उसके अकॉर्डिंग देखना चाहिए। इन सभी अलग अलग एस्पेक्ट को देखा जा सकता है क्योंकि रिकंसिलिएशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है समझने के पर्पज। अब यहाँ पे देखा जाए ईयरली डेटा की बात किया जाए तो ईयरली डेटा ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा रहा है कंपेयरिंग टू द प्रीवियस डेटा, जहाँ पे 163% तक की उछाल बनाती नजर आती है इन द जून तक जो ईयरली डेटा था उसको। अब इसी क्वार्टर में जून वाले में थोड़ा सा पिटता हुआ नजर आया है
उसका वॉल्यूम जो वैल्यू है उसको भी हम देख लेते हैं। तो वैल्यू के बारे में कहती है कि 32 करोड़ से चलते हुए करीब 170 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन यहाँ पे 300 करोड़ के आसपास पहुंची थी 22 में, तो काफ़ी 23 में मार्च में काफ़ी अच्छा था, करीब 300 350 करोड़ के आसपास पहुंची थी। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी अकॉर्डिंग रहा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट केवल 6% से लेकर के लगातार इंक्रीज करती हुई आज के टाइम में 10% की कहती है। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी यदि जून के डेटा के बाद किया जाए तो कहते हैं 13 करोड़ का, जो कि लास्ट 2-3 क्वार्टर से ऐसा रिपोर्ट नहीं बना। ईयरली डेटा की तरफ चलते तो ईयरली डेटा में क्या निकल 12 महीने की डेटा क्या कहती है, लगातार ऊंचाइयों पर चलने में कामयाबी हासिल करती है, उसको टच करती नजर आती है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी रेशियो से चलती नजर आती है जिसका कि पहले से ऐसा ग्रो लेवल की बात कहती है। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी और सेल्स का हमने आंकड़ा कर लिया। इसमें एक चीज को और देखने वाली बात है कि अदर सोर्स ऑफ क्या कहती है और इनका जो लोन की लायबिलिटी है वो क्या कहती है। आपस में यदि दोनों सेटअप एडजस्ट हो जाए तो शायद इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखने को आती है कि यहाँ पे बिल्कुल ही एडजस्टमेंट की बात करती है, अर्थात अदर सोर्स ऑफ इनकम तब भी 4 करोड़ का बचता है। अब आते हैं इस कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी में जो रिस्क फैक्टर की बात किया जाता है वो है 77 दिन के लिए, किसके अकॉर्डिंग, सेल्स के अकॉर्डिंग। और वो सेल्स का आंकड़ा क्या कहती है उसके लिए पहले जाते हैं हम रिकंसिलिएशन पार्ट ऑफ द कर्ज को लेकर। तो कर्ज मुक्ति की तरफ कंपनी का फिलहाल सिलसिला बढ़ा है। इसके अलावा फिक्स एसेट्स भी अच्छी खासी लिस्ट आउट है। इसके अलावा और कुछ पार्ट देखें तो खास करके उधार वाले फैक्टर में 236 करोड़ का आंकड़ा कहता है। 236 करोड़ का आंकड़ा में शायद ये कह सकते हैं कि 1114 करोड़, 236 करोड़ और तीसरा नंबर की बात करें जिसका नाम है 47 करोड़। इन तीनों नंबर को आपस में कंपेयर करके देखें तो शायद कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा, और वो ये निकलता है कि इनके पास जो मार्केट में भी रिस्क लगा हुआ है करीब 3 महीने के लिए, वो परसेंटेज ज़्यादा कहता है कंपेयरिंग टू द प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा क्या कहता है, इसकी चार्ट के साथ ज़्यादा कहता है। लेकिन यदि हम केवल बैलेंस शीट के फिगर को यदि सामने समझें ईयरली बेसिस पे, तो ये लगता है कि अच्छा यहाँ से तो इनमें अपनी ऊंचाइयों को टच करने में कोई काम, लगातार ऊंचाइयों को टच करती हुई नजर आती है। और डिमेरिट की बात तो बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि एसेट्स यदि 5% गिराती है, कम होती है, तो लायबिलिटी करीब 15% गिरती है, मतलब 3 गुने के आसपास रेशियोज कहता है, जो इनके लिए स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग की बात करती है। अब एक सवाल आता है कि अच्छा इनका ईयर ऑन ईयर का प्रॉफिट क्या कहता है। यहाँ पे देखा जाए पूरे के पूरे हिस्टोरिकल डेटा बेसिस में कंपनी को लेकर के जो सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस में लगातार इंक्रीज करती है, लास्ट 12 महीने डेटा को छोड़ दिया जाए तो जो प्रॉफिट की पार्ट थी वो भी लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस जो है वो लगातार सीजीआर बढ़ती हुई नजर आती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ चर्चा किया जाए तो वो भी क्या कहती है, एक इनको बैकअप सपोर्ट देती हुई नजर आ रही है। इन सभी पहलुओं पे इनका फोकस करती है कि हाँ यहाँ से सस्टेनेबिलिटी बनती है। कुछ सेंटिमेंटल भी कहता है, सेंटिमेंटल फिलहाल ऐसा कोई अपडेट नहीं था। सितंबर में इसका अपडेट आया था, उसमें कंपनी ने क्या अपडेट दिया इस पर एक नज़र हम फोकस कर। इनके सितंबर में अभी रिसेंटली किसका अपडेट निकाल के दिया है ना, Q2 का लेकर दिया है या कुछ काम को लेकर दिया। कंपनी कहती है अभी इन्होंने सितंबर में अपनी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें कहा है कि हाइड्रो एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और रियल एस्टेट के इनके पास कामकाज हैं, जिस कामकाज से इनके पास जो रेवेन्यू सोर्स बनी है और वो कहती है करीब 50 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। 2,000 करोड़ का ऑर्डर बुक अभी भी इनके पास Q1 में पड़ा हुआ था। इसके अलावा 15+ प्रीमियम क्लाइंट की बात करें जिनमें इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोथ। तो ये इनके लिए क्या है, एक गुड अच्छी बात कहती है। प्रोजेक्ट 70+ प्रोजेक्ट का उन्होंने एग्जीक्यूशन किया है, वर्थ 5,000+ करोड़ का उन्होंने कामकाज किया है। जीरो नेट डेट्स की बात करते हैं, वीटा करीब CGR में 21% की इंक्रीज करती है, रिवेन्यू करीब 68% की बात कहती है, और ROE 10% के आसपास की बात कर रही नज़र आती है। ऐसे इनके जो डेटा कंपनी ने अचीवमेंट की बात किया और बाकी सारे एक्सपेक्टेशन को बात किया, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी और इसमें कहती है कि डिपार्टमेंट जिनके साथ इनका कामकाज है बजटिंग अलॉटमेंट को लेकर के, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को लेकर के, जहाँ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन को लेकर को देखा जाए या JIM को लेकर देखा जाए, SBM को लेकर वाटर रिसोर्स, और जो कि प्रधानमंत्री KSM शायद कुछ योजना, किसान समृद्धि योजना होगा उसके लिए शायद कुछ इनको मिला है, AVY के लिए मिला है, कुछ की बात मिलती हुई नज़र आ रही है।
ऐसा कुछ डेटा की बात यहाँ पे कर दी है जो हमने यहाँ पे रखने का प्रयास किया। कुछ चीज़ों को और देखेंगे, चार्ट लेवल पर तो अच्छी खासी ग्रो लेवल की बात उन्होंने कहा है और ऐसा एक्सपेक्टेशन की बात करती हुई नजर आती है। और इसके अलावा यदि कंक्लूजन की तरफ चले तो कंक्लूजन ये कह सकते हैं कंपनी अच्छी बात है, रिड्यूसिंग द डेट्स की बात करती है, अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करती है, मेंटेन द हेल्दी डिविडेंड की बात करती है, रिक्वायर द रिड्यूसिंग द डेटर्स डे को लेकर कहती है। इसके अलावा कहती है कि रिटर्न इक्विटी जो कि 3% के आसपास रही है, कुछ डिमेरिट की बात करती है जहाँ पे बोरोइंग्स और बाकी सारे एस्पेक्ट को लेकर के। जबकि सेगमेंट वाइज यदि हम चर्चा करें तो शायद कह सकते हैं कि इनके बारे में एक नज़र हम सेगमेंट वाइज थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्या कहना चाहती है इसकी सेगमेंट वाइज, आखिर किस कम सेगमेंट से सबसे ज़्यादा अर्निंग की सोर्स बनाती है कंपनी, उसके बारे में कंपनी कहती है कि हमारे पास जो है वो सेगमेंट वाइज यदि डेटा उन्होंने शेयर किया होगा शायद आएगा। और सेगमेंट वाइज डेटा के तौर पे कंपनी कहती है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा कम है इंजीनियरिंग सर्विस को लेकर के, दूसरा कम है रियल एस्टेट को लेकर। अर्थात रियल एस्टेट बिल्कुल नाम मात्र है, इंजीनियरिंग सर्विस काफ़ी ज़्यादा रहा जिसमें कि ट्रेंड की एंड बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स एस्पेक्ट को देखा जा सकता है। इसके अलावा कंपनी हमेशा अपने निवेशकों को रिस्क टू रिवार्ड की तरफ देखें तो शायद ये भी कहती है कंपनी कुछ देती भी है, तो कहते हैं ऑब्वियसली देती है, कंपनी हमेशा अपनी निवेशकों को डिविडेंड की पार्ट हमेशा कुछ ना कुछ देती रही है, जो इनके लिए एक अच्छी बात निकल गया। जहाँ तक चार्ट लेवल की बात किया जाए, चार्ट लगातार ग्रोथ कैटेगरी के अंदर फॉल करता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कोई बड़ी लंबी गिरावट हुई थी और इस तरह गिरावट चलती रहती है मार्केट में। एक प्रॉफिट बुकिंग इसको कहते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आमतौर पर कहते हैं, इसके लिए गोल्डन रूल को हमेशा समझना चाहिए जिसमें कि मिनिमाइज ऑफ द रिस्क और द मैक्सिमाइज ऑफ द प्रॉफिट की चर्चा होती रहती है। उसके भी हम आकलन करेंगे। जहाँ पे रिस्क टू रिटर्न की तरफ देखें तो शायद पिछले एक साल में डेटा की बात किया जाए तो करते हैं करीब करीब 84% के आसपास, पिछले 5 सालों में करीब 700% से ज़्यादा की उछाल बनाई है। पिछले एक महीने के सेंटीमेंटल की बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि सबसे पहले कभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपने बॉटम पे लिया कि हाई पे लिया या पिक पर लिया, आपने जिस भी प्राइस पे लिया मैं उस प्राइस के एक्सपेक्टेशन गोल्डन रूल के अप्लाई ये करता हूँ जो हमेशा अप्लाई करना चाहिए, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी जब भी मिलता है ना हम उसको कहते हैं भाव ही भगवान है और उसको हम उसको क्या करते हैं सेल आउट करते हैं। उसमें दो तरह की कंडीशन है, एक तो टर्म को लेकर के क्या शॉर्ट टर्म सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, कि कितना एक्सपेक्टेशन सोच रहे हैं। यदि शॉर्ट टर्म में आपको 500% मिल जाए तो क्या दिक्कत है, फिर मार्केट यदि नीचे चला गया तो क्या दिक्कत है, ऐसा चीज़ है। हाँ, लंबे पीरियड के लिए देखा जा सकता है और छोटे पीरियड के लिए देखा जा सकता है। इसमें गोल्डन रूल कहता है हमेशा प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट को निकालना चाहिए और अच्छा लगता है बॉटम पे आकर के दोबारा पोजीशन लेना चाहिए और हमेशा रिस्क को मिनिमाइज करना चाहिए। जिस भी प्राइस पे आपने लिया चाहे 20% वो 30% या 40% की बात किया जाए, 50% की बात किया जाए, ये एक्सपेक्टेशन जितना भी होगा उस हिसाब से किया जा सकता है। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हियर।